थर्ड ईयर, इसके अंदर हम पेपर सेकंड ईवीएस, इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा है किस तरह से स्थानांतरित होती है उसको मॉडल्स के थ्रू इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने बॉक्स पाइप मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बॉक्स के अंदर हर एक अगले पोषण स्तर को एक बॉक्स के थ्रू समझाया गया था। अगला बॉक्स है एक पोषण स्तर से जब अगले पोषण स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो बॉक्स का जो साइज है वो छोटा होता जाता है। तो इस तरह से बॉक्स बना के उसको एनर्जी ट्रांसफर को समझाया गया था। आज के इसकी क्लास के अंदर हम सेकंड जो मॉडल है सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब एकल नाल ऊर्जा प्रवाह मॉडल, एकल नाल ऊर्जा प्रवाह मॉडल, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। तो आज हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वो एनर्जी ट्रांसफर को दर्शाता है। इस मॉडल में जिस तरह से इसके नेम से ही पता चलता है नाल, मतलब नाल के रूप में, पाइप के रूप में, इसके अंदर जो ऊर्जा है एक पोषण स्तर से जो अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको नाल के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू उसको दर्शाया जाता है। इसलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ गया, एकल नाल ऊर्जा प्रवाह मॉडल। जो एनर्जी ट्रांसफर उसको नलिकाओं के रूप में दर्शाया जाता है, नलिकाओं के द्वारा बताया जाता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इस मॉडल में उत्तरोत्तर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को एक नलिका के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सतत एक तरफ प्रवाह होता है, वैसे ही इस मॉडल में एक पाइप दर्शाया जाता है जिसका आकार ऊर्जा की माप के अनुपातिक होता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन मतलब श्वसन, उत्सर्जन आदि में श्रृंखला से बाहर निकली ऊर्जा को आनुपातिक पार्श्व नलिकाओं से दर्शाया जाता है। जैसे इसका डायग्राम है,
नलिकाओं के रूप में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसको दर्शाया गया है इसमें। ये है फर्स्ट बॉक्स जो दर्शाता है प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स। सेकेंड नंबर पे जो बॉक्स है ये दर्शाता है हर्बीवर्स को। ये वाला बॉक्स है सेकेंड नंबर का जो कि हर्बीवर्स को दर्शाता है सेकेंड नंबर। हर्बीवर्स। और जो थर्ड नंबर का बॉक्स है वो दर्शाता है कार्निवर्स। ये तो प्रोड्यूसर्स उत्पादक है और ये क्या है उपभोक्ता, इनको हम कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। ये है कार्निवर्स। तो ये प्रोड्यूसर्स है तो ये दोनों क्या है कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता। ये शाकाहारी है जो प्लांट्स से अपना भोजन लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मांसाहारी, ये कार्निवर्स है जो इन एनिमल्स से, एनिमल्स से तो लेंगे प्लांट्स से अपना भोजन, फिर इन एनिमल्स को जो कार्निवर्स होते हैं मांसाहारी होते हैं वो इनसे अपना फूड लेते हैं। तो ये क्या है दोनों कंज्यूमर्स है और ये क्या है प्रोड्यूसर है। ये उत्पादक है ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, शैवाल वगैरह वो सब। इसके अलावा यूग्लिना जिनके अंदर भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो क्या करेंगे ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स में आएंगे। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर्स हैं जो बना बनाया भोजन लेते हैं, जितने भी हेटेरोट्रोप्स है वो सब इसमें आते हैं। तो इसके अंदर देखो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो दिखाया गया है कि एनर्जी है वो प्लांट्स है वो हीट के रूप में अपनी एनर्जी, थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी निकल जाती है। इसके अलावा वो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उसमें अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत वेस्ट कर देते हैं या उपयोग में ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो हर्बीवर्स है इनके भी रेस्पिरेशन में एनर्जी या ऊर्जा का थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। और कार्निवर्स हैं इनके भी एनर्जी का लॉस होता है। इसमें देखो यहाँ पे है अर्न यू, इसको कहते हैं नॉट यूज, जो एनर्जी यूज में नहीं ली जाती वो अनुप्रयुक्त ऊर्जा कहलाती है। एन यू नॉट यूज्ड, जो यूज में नहीं ली जाती। तो इस तरह से एनर्जी, कुछ एनर्जी होती है जो अगले पोषण स्तर पर नहीं पहुंच पाती है प्लांट्स के थ्रू, जो वो यूज, वो मतलब जो ये कंज्यूमर्स हैं वो इसको यूज नहीं ले पाते हैं। कुछ प्लांट्स है उनका कुछ अपशिष्ट पदार्थ वगैरह अपशिष्ट के रूप में जो गिर जाता है, उसके अलावा जो एनर्जी जो वेस्ट होती है जो कि अगले पोषण स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, तो वो नॉट यूज्ड वो एनर्जी होती है वो इस तंत्र से अलग हो जाती है, वो एनर्जी जो यूज में नहीं ले सकते हैं। उसके बाद है अर्न ए। अर्न ए होती है उसको कहते हैं अस्वांगीकृत ऊर्जा या उपभोक्ताओं के द्वारा जो यूज दी जाती है अस्वांगीकृत ऊर्जा, एन ए कहते हैं इसको। एन ए का मतलब होता है अस्वांगीकृत।
ऊर्जा, कुछ ऊर्जा है वो ये जो कंज्यूमर्स हैं प्लांट से जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो कुछ ऊर्जा का यूज ये जो कंज्यूमर्स है वो भी यूज नहीं कर पाते, कुछ इनके द्वारा निकाल जाती है तो वो कहलाती है एन ए, और एन यू जो यूज में नहीं ली जाती वो एन यू कहलाती है। अनुप्रयुक्त ऊर्जा, इस प्रकार से जब लास्ट में एनर्जी पहुंचती है देखो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो नाल है ये जो नलिका बनी हुई है ये देखो ये जो बॉक्स है इसका भी आकार घटता जा रहा है, इसका भी साइज कम होता जा रहा है, ये दर्शाता है कि एनर्जी है उसकी मात्रा कम होती जा रही है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर एनर्जी थी वो लाइट थी वो 3000 थी जो कि प्लांट्स को मिलती है, तो उसमें से वो 1500 लाइट का यूज कर पाते हैं, इतनी लाइट वो यूज में ये एनर्जी वो ले पाते हैं सन की। फिर उसके बाद इसके थ्रू इसको एनर्जी कितनी मिलेगी वो इनको मिल पाती है 15, ये है 15 किलो कैलोरी प्रति डे। उसके बाद अगले पोषण स्तर पर 1.5 भी पहुंच पाती है। उसके बाद जो अगले कार्निवर्स हैं उनको इससे भी कम, उनको 0.3 1.5 की हाफ होती है 0.3 एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी है वो कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, एनर्जी है किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति डे। तो इस प्रकार से ये जो एकल लाल ऊर्जा प्रवाह है ये हमको दिखाता है कि किस तरह से एनर्जी का लॉस होता रहता है। अगले पोषण स्तर पर भी कुछ ऊर्जा रेस्पिरेशन में और कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ अनुप्रयुक्त मतलब यूज में नहीं ली जाती है, तो जो अगले पोषण स्तर में जो ऊर्जा यूज नहीं ले पाते वो एनए कहलाती है। तो इस प्रकार से एनर्जी का लॉस होता जाता है और जो टॉप कार्निवर्स होते हैं लास्ट में उनको इतनी कम एनर्जी मिल पाती है। तो ये था एकल लाल ऊर्जा प्रवाह मॉडल। इसके बाद द्विनलिका या वाई आकृति मॉडल।
शेप्ड मॉडल पारतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के अन्य मॉडलों में अनुपयुक्त भोज्य पदार्थों पर अपघटकों के प्रभाव को नहीं दर्शाया जाता। जो हमने पढ़ा, जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े उसके अंदर हमने अपघटकों का प्रभाव वो नहीं पढ़ा, किस तरह से अपघटकों का प्रभाव है वो मॉडल के ऊपर पड़ता है। जो भोज्य पदार्थ है उनका अपघटकों के प्रभाव के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो दर्शाया नहीं जाता है। परंतु इस मॉडल में ये जो मॉडल है द्विनलिका या वाई आकृति का मॉडल, इसके अंदर एक भुजा या नलिका से ऊपर वर्णित विधि से उत्पादक से उपभोक्ता श्रृंखला को दर्शाया जाता है तथा दूसरी भुजा से अपघटकों के प्रभाव को दर्शाया जाता है। मतलब इसके अंदर देखो दो भुजाएं होती है, एक भुजा है नलिका तो उत्पादक से उपभोक्ता, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्पादक से उपभोक्ताओं के द्वारा उसके थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो दर्शाया जाता है। और सेकेंड जो नलिका है इसके अंदर दूसरी जो भुजा है उसके अंदर अपघटक, जो अपघटक होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं, उसके प्रभाव को दर्शाया जाता है। तो ये जो मॉडल है उसको देखते हैं बना के, वो इस तरह से होता है कुछ।
इसमें ये वाला बॉक्स तो है ऑटोट्रोपिक बायोमास, क्योंकि अपना फूड है ये खुद बना लेते हैं, तो ये तो है ऑटोट्रोपिक। और उसके अलावा जो बचे हुए जो बॉक्स है जैसे कि ये है हेट्रोट्रोपिक, ये सारे हेट्रोट्रोपिक हैं। जबकि ये है ऑटोट्रोपिक। ये तो है ऑटोट्रोपिक बायोमास, जबकि ये है हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक बायोमास, ये वाला ये सब हेटेरोट्रोप्स हैं, जो कि ऑटोट्रोप से इनसे अपना फूड लेते हैं। इसके अंदर देखो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ये उसी तरह से एनर्जी ट्रांसफर को दर्शाता है जैसे हमने पहले वाले बॉक्स पढ़े थे। इस तरह से इनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। बॉक्स की साइज है वो छोटी होती जाती है। तो ऊपर वाला इसके अंदर देखो दो पाइप है, दो भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजा जो जैसे कि हम पिछले मॉडल में पढ़ चुके हैं उत्पादक और उपभोक्ताओं को दर्शाती है, जबकि सेकंड वाली ये वाली जो भुजा है इसकी इन सेडिमेंट्स को दर्शाती है, जो अपघटक होते हैं उनको दर्शाती है। अपघटकों का जो प्रभाव पड़ता है ये उसको दर्शाती है। तो ये है द्विरंगिका या वाई आकृति मॉडल। इस तरह से वाई आकृति का होने के कारण इसको वाई का आकृति का मॉडल भी कहा जाता है। इसके दो भुजाएं होती है और इसके अंदर सेडिमेंट्स को जो अपघटक होते हैं उस अपघटकों का जो प्रभाव है वो भी इसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक मॉडल, यूनिवर्सल मॉडल। सार्वत्रिक मॉडल या यूनिवर्सल मॉडल
ये यूनिवर्सल मॉडल है। ये देखो सबसे पहले 1983 के अंदर इस मॉडल को E.T. ओडम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? E.P. ओडम के द्वारा ये सार्वत्रिक मॉडल, जो कि सर्वमान्य मॉडल है, वो दिया गया था 1983 में। इसे सार्वत्रिक मॉडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे एक जीव, पादप, सूक्ष्म जीव या जंतु पर भी लागू किया जा सकता है तथा एक समष्टि या एक समुदाय या एक पोषण स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। इसको एक जीव पर या एक पूरे समुदाय पर इसको लागू कर सकते हैं, इसलिए इसको सार्वत्रिक मॉडल कहते हैं। इसका निरूपण चित्र में किया गया है, जिसमें घन उस जीव, समष्टि या समुदाय या पोषण स्तर के जैव भार को दर्शाता है। इसके अंदर देखो इस तरह से एक घन बनाया गया है। ये क्या दर्शाता है? उस जीव के जैव भार को, बायोमास को ये घन दर्शाता है। बड़ी नलिका जहां आई अंकित है, इसके अंदर देखो एक बड़ी नलिका बनाई गई है जहां पर क्या अंकित है? आई। ये बड़ी नलिका है आई। आगमित या उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको ये दर्शाता है। कौन? आई। यह प्रकाश संश्लेषी पादपों के लिए, प्रकाश तथा विषम कोशों के लिए कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स हैं उनको जो टोटल एनर्जी मिलती है, तो यह जो प्लांट्स उनके लिए तो ये प्रकाश संश्लेषी ऊर्जा के लिए तो यह प्रकाश हो सकता है। जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं उनके लिए यह उपलब्ध ऊर्जा, जो ऊर्जा इनको उपलब्ध है वो दर्शाते हैं। यह कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। जो विषम कोशी उनके लिए कार्बनिक पदार्थ हो सकता है। नलिका आई दो भागों में बट जाती है। नलिका आई देखो अब ये दो भागों में बढ़ जाती है आगे जाके। ए वह भाग है जिसे स्वांगीकृत किया जा रहा है, असिमिलेट। इसके अंदर देखो जो ए नलिका है वो आगे जाके दो भागों में यह बट जाती है। ये वाला पार्ट है वो ए है जिसके अंदर एसिमिलेट या स्वांगीकृत किया जा रहा है। और इसके अलावा एक भाग है ये वाला, ये है एन यू। एक भाग होता है अन यू वाला भाग वह भाग है जिसे प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है। इस वाले भाग को प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इस वाले भाग को तो यूज में लिया जा रहा है, स्वांगीकृत किया जा रहा है। स्वांगीकृत ऊर्जा पुनः जैव भार द्वारा श्वसन आर में काम आ सकती है। ये स्वांगीकृत ऊर्जा है जो कि किसमें यूज में आ सकती है? वापस से श्वसन में, रेस्पिरेशन में ये ऊर्जा है वो काम आ जाती है, काम आ सकती है। या काम रेस्पिरेशन के अंदर भी ऊर्जा की, ऊर्जा का लॉस होता है तो रेस्पिरेशन के अंदर ही एनर्जी काम आ सकती है। तथा शेष उत्पादन पी में काम आ जाता है। शेष जो बचता है वो उत्पादन यानी पी। इसके बाद आगे जो बचता है वो क्या कहलाता है? पी, जिसको उत्पादन कहते हैं। उत्पादन या प्रोडक्शन कहते हैं। यह उत्पादन उत्तकों की वृद्धि आदि हो सकती है। उत्पादन से देखो आगे
आगे जाके उत्पादन है, इसके द्वारा उत्तकों की ग्रोथ हो सकती है। तो ये किसमें काम आ सकते हैं? ग्रोथ में, उत्तकों की वृद्धि आदि के अंदर ये जो प्रोडक्शन है वो काम में आ सकता है। अथवा या तो ये है वृद्धि के अंदर यानी ग्रोथ के अंदर काम आदि में ये काम आ सकता है, या संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा के रूप में यह रह सकता है, या तो उत्पादन में काम आ जाए या संचित एनर्जी के रूप में इसको रख सकते हैं। कुछ मात्रा उत्सर्जित ऊर्जा या एक्सक्रीटेड एनर्जी के रूप में निकल जाती है। कुछ मात्रा होती है वो एक्सक्रीशन के रूप में, ये मतलब एक्सक्रीशन या उत्सर्जन उसके रूप में भी निकल जाती है। कुछ मात्रा ये जो प्रोडक्शन इसकी कुछ मात्रा एक्सक्रीशन के रूप में भी निकल जाती है। इस प्रकार के मॉडल से यदि एक पोषण स्तर को दर्शाया जाए तो ऐसी अनेक इकाइयों को मिलाकर कार्यतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर इन सब इकाइयों को मिलाकर, इस तरह से जो इकाइयां हैं इनको मिलाकर जो मॉडल बनाया है, इस तरह से अगर मॉडल बनाकर कार्यतंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाया जाए तो अनेक इकाइयां इस तरह से पोषण स्तर को दर्शा सकती है। तो ये है यूनिवर्सल मॉडल, सार्वत्रिक मॉडल एनर्जी प्रवाह का। इसमें आई तो यहाँ पे बड़ी नली का जो उपलब्ध ऊर्जा को दर्शाता है, ये स्वांगीकृत ऊर्जा, फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन, ये संचित ऊर्जा, एक्सक्रीशन हो जाता है और उसके अलावा रेस्पिरेशन होता है। अर्न यू जो ऊर्जा काम में नहीं आती है वो अर्न यू कहलाती है। तो इस प्रकार से ये जो बॉक्स का एक मॉडल है इसको हम, इसके अंदर जो घन हमने बनाया था उसको हम पूरा फिल कर सकते हैं और बचा हुआ भाग उसको नलिका के थ्रू दर्शा सकते हैं। तो ये है यूनिवर्सल मॉडल। एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होती है इकोसिस्टम में, इसके मॉडल हमने पढ़े, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।